हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेपर सेट नंबर 1 साइंस का, जिसमें अपन कंप्लीट चैप्टरों के जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को देखेंगे। तो उसको मैंने पेपर सेट नंबर 1 दिया है। इसमें लास्ट ईयर जो मॉडल पेपर आया था 2024 में उसके क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। और इस साल जो मॉडल पेपर आया उसके क्वेश्चन भी हैं, सबका मिक्सअप है, ठीक है। तो देखना, इससे आपका एक तरह से कोई रिवीजन भी हो जाएगा। और जैसे जो क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा ना, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे वो भी बताऊंगा जो नए साल में आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 सबको पता है, एमसीक्यूज आते हैं और जो 18 होते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। तो उनकी बात करते हैं। जैसे पहला एमसीक्यूज अपन बोल रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन हार्ट, है ना। तो मानव हृदय में रक्त का दाब कितना होता है। मानव हृदय में व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो आंसर होगा बेटा 120 to 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो मानव हृदय का जो रक्त दाब होता है वो 120 से 80 mmHg होता है, ठीक है। मानव हृदय का रक्त दाब 120 से 80 mmHg होता है। दूसरा, who prevent the back flow of the blood in the human heart। मानव हृदय के अंदर रक्त के उल्टे प्रवाह को कौन रोकता है। तो आंसर होगा बार्लो। क्या? बार्लो, ठीक है। तो who prevent the back flow of blood in human heart। ठीक है, तो आंसर होगा बार्लो, ठीक है। तो मानव हृदय में रक्त के उल्टे प्रवाह को कौन रोकता है। तो आंसर क्या होगा बेटा? बार्लो। इसको हिंदी में भी बार्लो कहते हैं बेटा, ठीक है, बार्लो। नेक्स्ट अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करें। मानव मस्तिष्क का कार्य होता है। द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज थिंकिंग, सोचना, बैलेंसिंग, संतुलन बनाना, हार्ट बीटिंग मतलब हृदय का स्पंदन, एंड ऑल ऑफ द अब। तो ऊपर के सभी हैं, सारे काम करता है ह्यूमन। तो द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का कार्य। तो मानव मस्तिष्क का काम क्या क्या होता है बेटा? सारे काम लिख रहा हूं इनमें। थिंकिंग,
सोचना, ठीक है, बैलेंसिंग, संतुलन बनाना, उसके बाद हार्ट बीटिंग या हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, आदि, ठीक है, इन सबको काम करता है। अब देखो मार्कर चेंज कर लेता हूं। नेक्स्ट अपन फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। What is the physical appearance of RRYY gene? नंबर फोर्थ है the outer appearance of gene RRYY. RRYY जीनी संरचना का बाह्य रूप। तो क्या होगा बेटा, जो इसका बाह्य रूप होगा आर फॉर राउंड और वाई फॉर येलो, तो क्या होगा राउंड येलो, राउंड येलो, हिंदी में गोल पीला, गोल पीला। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। एट विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। मतलब तंत्रिका के किस भाग में विद्युत संकेतों का परिवर्तन रासायनिक संकेतों में होता है। एट विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, ठीक है। एट विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन, सॉरी पहले तो दोनों बता देता हूं, केमिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। अगर पूछे पहली चीज केमिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दूसरा इसका लिख रहा हूं सेम रहेगा, और दूसरा उल्टा कर दूं इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल। बेटा दोनों एक दूसरे के उल्टे काम है, ठीक है। पहला है केमिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब रासायनिक संकेतों का विद्युत संकेतों में परिवर्तन होना, और दूसरा है विद्युत संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन होना। दोनों की जगह अलग अलग है। अगर केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका आंसर होगा आपका डेंड्राइट। क्या आंसर होगा, डेंड्राइट, हिंदी में द्रुमिका, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका आंसर होगा एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल, हिंदी में तंत्रिकाक्ष, ठीक है, तंत्रिकाक्ष, समझ गए। मतलब एक्सोन टर्मिनल का मतलब है एक्सोन का जहां एंड होता है, एक्सोन का जहां एंड होता है। मतलब जैसे आपको पता है नर्व एंडिंग पार्ट आपको पढ़ाया गया है, तो नर्व एंडिंग पार्ट जब जहां से चालू होता है उसको एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है। तो केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं डेंड्राइट में जाके, द्रुमिका। जो न्यूरॉन का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना उसको डेंड्राइट कहते हैं। तो डेंड्राइट में तो केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, मतलब रासायनिक संकेत विद्युत संकेतों में परिवर्तित होते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कहां पर कन्वर्ट होते हैं, एक्सोन टर्मिनल में। क्योंकि देखो एक्सोन टर्मिनल के बाद नेक्स्ट न्यूरॉन चालू हो जाता है, और नेक्स्ट न्यूरॉन को क्या चाहिए, केमिकल सिग्नल चाहिए। तो पहले तो क्या होता है, जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो केमिकल सिग्नल रिसीव करके उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है ताकि वो जल्दी फास्ट फॉरवर्ड हो सके। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट न्यूरॉन में वो जाएंगे तो फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल
केमिकल सिग्नल बदल जाते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर केमिकल सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऐसे हमारे पूरे न्यूरॉन्स में क्या है, मैसेज का ट्रांसफर होता रहता है ताकि वो प्रोसेस जल्दी हो जाए। ठीक है, तो आप याद रखना कि न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पार्ट में तो केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, वो एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट होता है, तंत्रिका आप जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपन बात करें, दिख रहा है आपको, आगे देखें नंबर 6 की बात करें, रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल, हिंदी में परावर्तन व आपतन कोण में संबंध। तो बता दो बेटा, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आपतन कोण आई हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। ये परावर्तन के नियम हमने पढ़ा था, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण इंसिडेंटल रे नॉर्मल, ठीक है, अविलंब, और रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। All these three, incidental ray, normal and reflected ray, lies in the same plane। ठीक है, ये दो रूल होते हैं रिफ्लेक्शन के। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें सेवंथ क्वेश्चन है इफ 1 कूलम चार्ज इज ट्रांसफर टू अ सर्किट एंड द वर्क डन इज 1 जूल, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हिंदी बताओ, देखो मतलब कोई 1 कूलम चार्ज है, उसको किसी सर्किट के 2 पॉइंट से बिटवीन ट्रांसफर किया जा रहा है और तब जो वर्क डन है वो 1 जूल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट, to potential difference 2 points of the circuit, y 1 coulomb charge and 1 joule वर्क। हिंदी में परपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा जब आवेश 1 कूलम व 1 जूल कार्य हो। तो बेटा आंसर सबको याद आ रहा होगा, इफ वर्क इज 1 जूल एंड चार्ज इज 1 कूलम देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट। तो जब 1 जूल कार्य 1 कूलम चार्ज को 2 बिंदुओं के मध्य स्थानांतरित करने में किया जाता है
तो विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट की परिभाषा भी है कि यदि 1 जूल कार्य 1 कूलाम चार्ज को 2 बिंदुओं के मध्य स्थानांतरित करने में किया जाता है तो विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है। ठीक है, इफ 1 जूल वर्क इज डन टू ट्रांसफर 1 कूलाम ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एट्थ क्वेश्चन। The resistance of a conducting wire is not depend on resistance of a conductor is not depend on एक चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं होता। तो देखो आपको बता दूं कि रेसिस्टेंस R इज इक्वल होता है रो एल अपॉन ए। पहली बात, रेसिस्टेंस R इज इक्वल होता है रो एल अपॉन ए। बता दो देखिए, पहले फॉर्मूला बता दूं, R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला याद रखना पहली चीज। तो R इज इक्वल होता है रो एल अपॉन ए। जहां पर बेटा मैं आपको बता दूं कि ये टर्म्स के मतलब मीनिंग्स क्या क्या हैं। तो देखो सबसे पहली चीज ये जो R है, R मींस रेसिस्टेंस है। ये जो रो है, ये जो P जैसा बना हुआ है, रो जो है इसका मींस होता है रेसिस्टिविटी। क्या मीन होता है? रेसिस्टिविटी, हिंदी में प्रतिरोधकता। और L का मीन्स होता है लेंथ, लंबाई। और A का मीन्स होता है एरिया, मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो मतलब चालक तार का जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के क्षेत्रफल पर। अब क्षेत्रफल किसका? कोई भी जो वायर होता है ना वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है। जैसे मार्कर है, ये सिलिंड्रिकल शेप में है, तो इसका ये जो पार्ट है ना, ये टॉप और ये बॉटम, तो ये जो पार्ट है ना सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर। और सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर निकल आता है। तो जब भी किसी कंडक्टिंग वायर के लिए रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करने का, मतलब प्रतिरोधकता निकालने का न्यूमेरिकल आता है, तो आपको ध्यान रखना कि वायर का जब भी एरिया निकालना हो, ए की जरूरत पड़े तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाना, जहां पाई का वैल्यू 3.14 पुट करना है आपको। कितना? 3.14। और आर मींस रेडियस, त्रिज्या होता है। तो दूसरी चीज, चालक तार का प्रतिरोध मेनली 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज चालक तार की लंबाई, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एंड सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, चालक तार के क्षेत्रफल पर और चालक तार की लंबाई पर। ठीक है, और तीसरा फैक्टर एक और आ जाता है तापमान पर, टेम्परेचर। ठीक है, ये 3 फैक्टर होते हैं। अब उसके अलावा किस पर डिपेंड नहीं करता, इसने ये पूछा है। तो देखो उसमें पहला है चालक तार की लंबाई, बिल्कुल डिपेंड करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी करता है। एंड उपरोक्त दोनों पे करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मतलब ये वाला ऑप्शन कोई नहीं वाला था। तो इन चीजों पर डिपेंड करता है। मैंने बता दिया कि चालक तार का रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। और एक तीसरा फैक्टर और होता है जिसका नाम है टेम्परेचर। 3 के अलावा कोई चौथा फैक्टर नहीं होता जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये याद रखना, R इज इक्वल टू रोले। याद रखने का तरीका है R इज इक्वल टू रोले, रो एल अपॉन ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इतना ही देखेगा, फिर उसके बाद इरेज कर देंगे इसको। 9th क्वेश्चन है the process of depositing a brown layer on the iron in the environment is called। वातावरण में लोहे पर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? corrosion, जंग लगना या रस्टिंग। ठीक है, the process of depositing brown layer on iron is called, हिंदी में
लोहे पर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा? आंसर होगा कोरोजन, हिंदी में संक्षारण या जंग लगना। ठीक है, तो डिपॉजिटिंग द रेड ब्राउन लेयर ऑन द आयरन इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन और रस्टिंग। ठीक है, लोहे पर रेड ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट होने का जो प्रोसेस है एनवायरनमेंट में, उसको रस्टिंग या कोरोजन बोला जाता है। ये आप एक बार इसलिए सॉल्व लेना है, देख लें। आगे देखो बेटा, मैं हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत रहे तो बता देना आप। देखें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखो, ये कराया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2CS3 COOH प्लस Na2CO3। ये क्या है? CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिडिक अम्ल। ये सोडियम कार्बोनेट गिव, ये क्या बनेगा बता रहा हूं, यहां से लिखा है A बनेगा प्लस H2 बनेगा एंड CO2 बनेगा। तो आपसे पूछा है एग्जामिनर ने व्हाट इज द A पूछा है, A क्या है? तो देखो, पहले से क्वेश्चन में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ये बात बेटा आप याद रखना कि जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनते हैं। दोबारा सुने, जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, चाहे वो मेटल बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, तो ऑलवेज जो प्रोडक्ट बनता है बेटा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रख लो। तो अभी इसको मैं अपन सॉल्व करने लगे बेटा, तो थोड़ा मैं रेड से कर रहा हूं ताकि इजी डेमो विजुअल हो जाए। ये जो है CH3COOH, याद रखना B कैसे होता है, कार्बोनिक एसिड है, इसका नेम है एसिटिक एसिड, हिंदी में भी एसिटिक अम्ल कहते हैं। और Na2CO3 जो है बेटा, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पर ये जो A है वो आपको दिख गया, समझ में आ गया कि सर ने बताया हुआ था सॉल्ट है। ठीक है, हिंदी में लवण कहते हैं बेटा इसको। कि जब भी, मैं याद रखना बता रहा हूं, जिंदगी भर पते की बात है, केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे, कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट आपका एसिड से रिएक्ट करता है, चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो, तो ऑलवेज जो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा वो सॉल्ट, वाटर और CO2 बनते हैं। ठीक है, जब भी मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, वाटर और CO2 प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब चाहे वो मेटल बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो। अब यहां देखें बेटा, जितने भी कार्बोनिक एसिड होते हैं उनमें बेटा पीछे वाला H प्लस का होता है, बाकी पूरा जो होता है वो माइनस का होता है। और बाकी सारे नॉर्मल कंपाउंड्स में पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। ये प्लस माइनस का चक्कर अगर आप समझ गए ना तो रिएक्शन को आप बहुत इजीली कर जाओगे। अब यहाँ ये Na प्लस वाला है, वो कहां जाएगा? इस CH3COO माइनस के पास। तो यहां जो बेटा सॉल्ट बनता है, देखो बता दो आपको क्या बनेगा, CH3COOH प्लस Na2CO3।
गिव CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। दोबारा देखना है आप, ये CH3COO माइनस का है और H प्लस का है, यहाँ Na प्लस का है और CO3 माइनस का है। और आप जानते हैं डिफर्ड चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये Na प्लस वाला CH3COO माइनस के पास गया तो क्या फॉर्म हुआ, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। और बेटा बाकी दो प्रोडक्ट उसने दिए होते, केवल यही पूछा था, तो क्या बनेगा, इसका नाम है बेटा, मैं बता दूं, सोडियम एसीटेट सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट सॉल्ट, ठीक है। और बेटा ये यूनिट ऑफ सोप है, साबुन की एक इकाई होती है सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट के तरीके से याद रखना बेटा, बैलेंस करके दो लगा दिया। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट चैप्टर 2 में ही पढ़ाया गया था आपको, या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है बेटा, तो प्रोडक्ट में सॉल्ट प्लस वाटर प्लस U2 बनता है, ठीक है। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो बेटा प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। रीजन क्या है इसका, रीजन पूछ ले तो क्योंकि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। ऑल मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट आर इन बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन है बेटा, if electron are donated from the valence shell then which ion is formed। दिमाग लगा ना, कि अगर किसी भी एलिमेंट के बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जाते हैं तो कौन सा आयन फॉर्म होता है। तो आप सबको पता है जहां इलेक्ट्रॉन डोनेट की बात आती है वहां पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन टेकिंग की बात आती है वहां नेगेटिव आयन फॉर्म होता है, ठीक है। अब बता दूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, और पॉजिटिव आयन का नाम बेटा कैटायन होता है। क्या नाम होता है, कैटायन, हिंदी में धनायन। दूसरी चीज, जब भी कोई एलिमेंट बेटा इलेक्ट्रॉन टेक करता है तो क्या बनता है, माइनस आयन, और माइनस आयन को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एनायन, और हिंदी में कहते हैं बेटा ऋणायन, ठीक है। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो धनायन बनता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऋणायन बनता है। और ये जो दोनों बातें होती हैं बेटा वो बैलेंस सेल पर होती हैं। किस पर होती हैं, बैलेंस सेल पर। किसके लिए बोली जाती है, बैलेंस सेल, मतलब हिंदी में संयोजी कोष। कौन सा कोष, संयोजी कोष। तो संयोजी कोष के आधार पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट और टेक करे जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव आयन धनायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन टेक करेगा तो नेगेटिव आयन ऋणायन बनेगा। दूसरी बात बेटा, ये जो बैलेंस सेल है इसको निकालने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन नंबर पता होना चाहिए, जो आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि कॉन्फ़िगरेशन नंबर। और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नंबर, शॉर्ट में लिखा मैंने। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नंबर जो होता है बेटा 2 8 8 18 18 32 32, ये बेटा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नंबर है। 2 8 8 18 18 32 32, इस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेट करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन बांटने होते हैं। इलेक्ट्रॉन बांटने के बाद बेटा जितनी संख्याएं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आती हैं वो नंबर ऑफ सेल को बताती हैं, और जो लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं। किसी भी, देखो मैं समझाता हूं एग्जांपल से, इस बार समझा देता हूं। देखो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बात करी बेटा मैग्नीशियम की, किसकी बात करी, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का सिंबल बेटा Mg होता है, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जो है Z का वैल्यू 12 होता है। कितना होता है, 12। तो आप याद रखना कि एटॉमिक नंबर Z जो होती है बेटा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो Z का वैल्यू 12 है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन को बेटा ये जो नंबर मैंने अभी बताया आपको 288 वाला, इसके अकॉर्डिंग बांटो। तो 12 को बांटोगे बेटा तो पहले वाला जो नंबर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। दूसरा वाला जो नंबर आएगा बेटा 8 आएगा, और 2 और 8 टोटल कितने हो गए 10 है, कितने इसके पास 12। तो 12 में से 10 चलेंगे तो बेटा लास्ट वाले में कितना बचेगा 2। तो मैंने अभी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेट कर देते हैं तो उसके बाद जितने नंबर आते हैं वो नंबर किसको डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ सेल को। तो यहाँ नंबर ऑफ सेल कितना रहेगा 3, नंबर ऑफ सेल कितना रहेगा 3। आप बोलोगे सर जी कैसे, कितने नंबर है काउंट करो 1 2 3। तो जितने नंबर ऑफ सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आते हैं वो नंबर ऑफ सेल बताते हैं। और जो लास्ट नंबर होती है बेटा कॉन्फ़िगरेट करने के बाद वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताती है। क्या बताती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछे कोई कि मैग्नीशियम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आंसर होगा 2। आपसे पूछे मैग्नीशियम में कितने सेल होते हैं तो आंसर होगा 3, क्योंकि नंबर काउंट करो 1 2 3, ठीक है। तो ये 2 बातें मैंने अभी यहां बताई, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि कभी भी अगर आपको किसी भी एलिमेंट के अप टू 20 पूछेगा, 20 से ऊपर नहीं पूछेगा, 1 से 20 तक के एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, जो कि मैं पहले आप एक YouTube चैनल पर पुरानी क्लास डली हुई है एलिमेंट्स कंपाउंड वाली, वो देख लेना आप एक बार। तो फिर भी मैं बता रहा हूं कि जब भी किसी एलिमेंट को आपको नंबर ऑफ सेल निकालने हो या बैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन वितरण संख्या, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नंबर पता होनी चाहिए, जो क्या होती है 2 88 18 32 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। इस हिसाब से आपको नंबरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन बांटने होते हैं। इनको आप अपनी भाषा में भिखारी समझ सकते हो कि पहले वाला भिखारी 2 लेके जाएगा, फिर दूसरे वाला 8 लेके जाएगा, और ऐसे करते करते कब तक देने, जब तक आपके तत्व जो एलिमेंट आपको दिया गया उसके पास होंगे तब तक आपको बांटने हैं। और बांटने के बाद जितने नंबर आपके पास आएंगी वो नंबर ऑफ सेल कोषों की संख्या बताएंगी, और जो लास्ट नंबर होगी वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी तब मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक का मान 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 12 होंगे। मैंने बांटा, पहले वाले को 2 दिया, नंबर 2 है केमिकल कॉन्फ़िगरेशन का, दूसरे वाले को 8 दिया, टोटल हो गए 10, बचे कितने थे 12, 2 बचे, तो बाहर वाला नंबर हो गया 2। तो ये क्या बताएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जितने नंबर आए, कितने आए 1 2 3, तो ये होगा नंबर ऑफ सेल। ओके, तो याद रखना बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर पॉजिटिव आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन टेक करने पर नेगेटिव आयन बनता है। इतनी सी बात समझ में आई। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बता रहा है आपका कि O3 इज द सिंबल ऑफ व्हाट, मतलब जो ये बेटा लेवल वैसे लिख दिया क्या, कोई दिक्कत नहीं, चलो O3 इज सिंबल ऑफ, O3 बेटा सिंबल किसका होता है, सिंबल से सबको पता है ओजोन का होता है। सर जी O3 किसका सिंबल है, ओजोन का, किसका, ओजोन का। अब यहां बात आ गई ओजोन की, तो इससे रिलेटेड बता दूं ओजोन क्या होता है। ओजोन इज द प्रोटेक्टिव लेयर फ्रॉम द यूवी रेज। ओजोन जो होती है सूर्य की परावैंगनी प्रकाश किरणों से हमारी सुरक्षा का कवच है। यूवी रेज जो आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम बेटा ओजोन करती है, ठीक है। ओजोन को लाइफ प्रोटेक्टिंग कवर भी बोला जाता है, जीवन रक्षा कवच, ठीक है। तो ये ओजोन जो है O3 होता है, ये बनता है कैसे साथ ही बता दो बेटा, O2+O। जब ऑक्सीजन O2 के साथ में एक ऑक्सीजन का एटम और ऐड हो जाता है तब जाकर बेटा O3 ओजोन बनता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब बेटा यही प्रोसेस उल्टा होता है, मतलब ओजोन पर हमारे जो एटमॉस्फेयर में CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जब ये इसके साथ अटैच होती है तो ये दोबारा से टूट जाता है बेटा O2+O में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि O3+CFC गिव O2+O। जब भी ओजोन लेयर पर या ओजोन कवरिंग पर जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, वो अटैक करती है, तब जाके ओजोन बेटा ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरीके से धीरे धीरे जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो रही है, मींस डिक्रीज हो रही है। और ओजोन डिक्रीज होने के बाद जो सनलाइट की यूवी रेज है वो हमारे अर्थ तक आती हैं, जिस वजह से स्किन कैंसर जैसे डिजीज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो ये था ओजोन के बारे में। तो O3 बेटा याद रखना किसका सिंबल होता है, ओजोन का। सिंबल कह लो, फॉर्मूला कह लो। और बनता कैसे, जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में
एक ऑक्सीजन एटम और जोड़ा जाता है तब ओजोन O3 बनता है। और यही प्रोसेस उल्टा हो, मतलब जब ओजोन पर CFC गैस फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस अटैक करती है, तब जाके O2 में वो कन्वर्ट हो जाती है और ऑक्सीजन एटम अलग हो जाता है। तो इस तरीके से ओजोन डिप्लेट होती है। और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन, तो योर आंसर विल बी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस दैट इज प्रेजेंट इन द रेफ्रिजरेटर मींस फ्रीज एंड AC एयर कंडीशनर, ठीक है। तो इन सभी चीजों में क्या मिलता है, CFC मिलता है। तो हमारे इंडिया के अलावा जो USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसने 1984 में, सन 1984 में बेटा उसका एक मतलब ऑथोरिटी था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो यूनेप ने 1987 में, शायद 1987 है, 1987 में बेटा CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाए। मतलब वहां जो USA में जितने भी रेफ्रिजरेटर AC होते हैं ना बेटा, उनमें CFC गैस नहीं होती है। और ये CFC गैस नहीं है तो वहां का जो ओजोन है वो डिप्लेट नहीं होता, वहां लोग स्किन कैंसर जैसी डिजीज से अफेक्ट नहीं होते। लेकिन हमारे भारत में क्या है, जितने भी फ्रिज और AC आते हैं उनमें कौन सी गैस आती है, CFC गैस आती है, जो क्या होती है, हार्मफुल होती है। किसके लिए, ओजोन के लिए। और जब ओजोन डिप्लेट होगी तो बेटा जो UV रेज है वो हमारे अर्थ तक आएंगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग, स्किन कैंसर जैसे जो समस्या है वो हमें झेलनी पड़ेंगी। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है, वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ फ्रिज एंड AC। हमें हमारे लिए जो घरों में यूज होते हैं AC फ्रिज, उनको कम करना पड़ेगा, उनका यूज कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार देखें स्क्रीनशॉट में।